वेलकम टू सिराज स्टडी पॉइंट। गुड इवनिंग क्लास। हम फिर से हाजिर हैं अपने डेली करंट अफेयर्स के सेशन को लेकर। आज हम 16 और 17 फरवरी के करंट अफेयर्स की बात करेंगे। हमारा ये सेशन यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और बाकी जो भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे जो शुरू के क्वेश्चंस होंगे वो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में होंगे, जो यूपीएससी, पीसीएस जैसे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, और हमारे बाकी के क्वेश्चन वन लाइनर होंगे जो वनडे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो प्लीज़ स्टूडेंट, आपको जैसा भी हमारा सेशन लगे तो हमारे सेशन को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, चलते हैं हम आज स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन हैं? सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो ये हैं ली हेसियन लूंग। ये सिंगापुर के अभी करंट के प्रधानमंत्री हैं। अब हम बात करते हैं ये चीज़ चर्चा में क्यों है। तो ये चीज़ चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो इन्होंने सिंगापुर के जो पीएम हैं, इन्होंने अपने सांसद, यानी कि जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा होती है, वैसे जो यहाँ की सांसद होती है वहाँ पे ये एक भाषण दे रहे थे। उस भाषण में इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि जो है इस समय करंट में जो 50% प्लस, यानी कि 50% से ज़्यादा जो लोकसभा के सांसद हैं, एमपी हैं, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एमपीज़ हैं, उनके खिलाफ़ क्रिमिनल चार्जेस हैं। और स्टार्टिंग में जो जवाहरलाल नेहरू, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जेल नेहरू जी ने जो सोच के स्टार्ट किया था, जो सोच के मतलब एक लोकसभा का गठन किया गया था, वो अब व्याप्त नहीं रह गई है। 50% से ज़्यादा जो एमपीज़ हैं उनके खिलाफ़ क्रिमिनल चार्जेस हैं, और वो सब भ्रष्ट हैं और करप्ट हैं। और ऐसा सिर्फ भारत में ही नहीं, अधिकतर देशों में है। जो एमपीज़ हैं उनके खिलाफ़ सिर्फ क्रिमिनल चार्जेस ही नहीं, उनके खिलाफ़ रेप और मर्डर के चार्जेस भी हैं। किसके किसके? रेप और मर्डर के चार्जेस भी हैं। ऐसा इन्होंने कोट किया, अपनी जो है सांसद में इन्होंने भाषण देते हुए कहा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर हम सिंगापुर की बात कर रहे हैं तो सिंगापुर की लोकेशन अगर हम मैप में देखें तो सिंगापुर यहाँ पे बिलोंग करता है। ठीक है, सिंगापुर एक डेवलप्ड कंट्री है, और काफ़ी मतलब इसकी पॉपुलेशन काफ़ी कम है, एरिया भी काफ़ी कम है, पर काफ़ी जाना जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उन्होंने जो कोट किया उसमें बोला कि नेहरू का भारत अब ऐसा बन गया है जैसे नेहरू का भारत, यानी नेहरू जी जो शुरू में स्टार्ट किया था, जो नेहरू जी पहले पीएम हमारे प्रधानमंत्री जी थे, उस समय का जो भारत था वो अब वैसा नहीं रह गया है। यहाँ के आधे से अधिक सांसदों के खिलाफ रेप, हत्या जैसे आरोपों सहित आपराधिक मामले लंबित हैं। ये किसने कहा? ली सेन लुंग, यानी कि जो सिंगापुर के करंट के पीएम हैं, उन्होंने कहा। यहाँ पे अगर हम देखें तो किसके खिलाफ़ कैसे चार्जेस हैं, तो अगर हम 2009 की बात करें तो लगभग 23% क्रिमिनल केसेस थे और 14% सीरियस क्रिमिनल केसेस थे। तो वहीं हम 2014 की बात करें तो ये डाटा बदल चुका है। अगर हम अब 2019 की बात करें कि यहाँ पे क्या है, तो ये काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। 43% जो है जो सांसद हैं, एमपीज़ हैं, उनके खिलाफ़ क्रिमिनल केसेस हैं, और 29% लोगों के खिलाफ़ सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। तो ये काफ़ी बड़ा ड्रॉबैक है कि हमें ऐसे चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि जिनके खिलाफ़ इतने बड़े बड़े केसेस हैं, पर वो आज भी देश के क्रूशियल पद पर विराजमान हैं और देश को संभालने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे बस यही चीज़ थी, इसी को लेकर डिबेट की बात सामने आई कि ये बात कितनी सच है। और ये बात सच है क्योंकि जो कई रिपोर्टें हैं, जैसे एआरसी की रिपोर्ट है, प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट है, पुंछी आयोग की रिपोर्ट है, सरकारी आयोग की रिपोर्ट है, ये सारी रिपोर्टें ये चीज़ कोट करती हैं कि जो सांसदों के खिलाफ़ क्रिमिनल केसेस हैं उनके खिलाफ़ उनको उसके खिलाफ़ काम करना चाहिए। और अगर कोई भी सांसद है जो 2 साल से ज़्यादा जिसके खिलाफ़ केसेस है, यानी कि अगर वो पुलिस अरेस्ट रह चुका है तो उसको 6 साल तक पाबंदी लगा देनी चाहिए, वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। ऐसे कई सारे सुझाव सामने आते हैं, बट उन पर इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से नहीं होता है। अगर हम सिंगापुर और भारत के संबंधों की बात करें तो सिंगापुर और भारत के संबंध काफ़ी अच्छे हैं। सिंगापुर के साथ भारत काफ़ी अच्छे स्ट्रेटजिक संबंध से स्थापित करता है। अगर हम बात करें तो इन दोनों के बीच सिम्बेक्स नाम से मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। ठीक है, सिम्बेक्स नाम से मिलिट्री एक्सरसाइज होती है।
तो बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। कनाडा के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो कनाडा के पहले प्रधानमंत्री हैं जॉन ए मैकडोनाल्ड, ठीक है। कनाडा के पहले प्रधानमंत्री हैं जॉन ए मैकडोनाल्ड। अगर हम बात करें कि हम ये टॉपिक क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये टॉपिक इसलिए डिस्कस किया जा रहा है क्योंकि अभी जो है यूएसए में, जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले ही अपने एक सेशन में बताया था कि कनाडा में जो है काफ़ी सारा प्रोटेस्ट हो रहा है ट्रक ड्राइवर्स के द्वारा और वहाँ की जनता के द्वारा, कि जो कनाडा के जो पीएम थे जस्टिन ट्रूडो जी, उन्होंने जो है वैक्सीनेशन जो है मैंडेटरी कर दिया था, ठीक है। वैक्सीनेशन मैंडेटरी कर दिया था कि वैक्सीनेशन करवाना ज़रूरी है, जबकि बाकी लोगों ने कहा कि 90% प्लस लोगों ने वैक्सीनेशन अपने आप करा लिया था और बाकी लोगों ने कहा कि हमें वैक्सीनेशन कराना वॉलंटरी होना चाहिए, यानी कि अगर हम कराना चाहें तभी कराएं, मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। और ट्रक ड्राइवर्स को अगर उनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो एक राज्य से दूसरे राज्य जाना अलाउ नहीं किया गया था, तो उसी को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा था। तो जो ट्रक ड्राइवर्स थे उन्होंने स्वास्तिक का जो चिन्ह होता है, आप ये देख सकते हैं, स्वास्तिक जैसा ही चिन्ह होता है, एक्चुअली वो स्वास्तिक नहीं होता जो हम अपने हिंदू रिलीजन में स्वास्तिक यूज़ करते हैं, वो ऐसा चिन्ह होता है। इस चिन्ह का प्रयोग ट्रक ड्राइवर्स द्वारा किया जा रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो हमारा स्वास्तिक का चिन्ह है हिंदू रिलीजन के हिसाब से, और जो ये चिन्ह है, ये जो स्वास्तिक जैसा लग रहा है, उसमें क्या डिफरेंस है, तो ये तो आप जान रहे होंगे, ये हिंदू स्वास्तिक का चिन्ह है। बट ये जो है ये नाजी हैकेन क्रूज़ का चिन्ह है। नाजी हैकेन क्रूज़ यानी कि जब जर्मनी में जब हिटलर का शासन था, तो उस समय जब नाजियों का शासन था, तो नाजी जो है इस चिन्ह का प्रयोग किया करते थे। सिर्फ नाजी ही नहीं, इसके अलावा और भी कई जगह जहाँ पे एक टफ और हिंसावादी प्रोटेस्ट देखा जाता है, वहाँ पे इस चिन्ह का प्रयोग देखा जाता है। तो यहाँ पे एक डिबेट की बात सामने आई कि क्या ये जो स्वास्तिक का चिन्ह है हिंदू रिलीजन के हिसाब से, और ये जो चिन्ह प्रयोग किया जा रहा है वो सेम है। तो बता दिया जाए कि ये सेम नहीं है, ये नाजी हैकेन क्रूज का चिन्ह है जो नाजियों द्वारा प्रयोग किया जाता था, एक क्रिश्चियन क्रॉस की जैसे होता है। तो इसीलिए वहाँ पे यूएसए स्थित एक प्रमुख हिंदू संगठन है, यूएसए में एक प्रमुख हिंदू संगठन है जिसने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो से रिक्वेस्ट किया कि वो जो है स्वास्तिक का प्रतीक और ये जो नाजी प्रतीक है हैकन क्रूज़ को, उसको ना मिलाएं। और ट्रक ड्राइवर द्वारा जो इसका प्रयोग किया जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नाजी हिटलर की आप फ़ोटो देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने ये जो चिन्ह है हैकन क्रूज़ का ये प्रयोग किया है, तो आप ये देख सकते हैं। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। 15 फरवरी को तारापुर शहीद स्मारक का उद्घाटन किसने किया है? तो ये नीतीश कुमार जी ने किया है। तारापुर शहीद स्मारक की अगर हम बात करें तो ये बिहार में है, ठीक है। तारापुर शहीद स्मारक ये बिहार में है। अगर हम बात करें कि ये क्यों फेमस है, तो 15 फरवरी को तारापुर शहीद स्मारक में 1932 में तारापुर थाने में झंडा लहराने का प्रयास किया गया था, जो वहाँ के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके द्वारा तारापुर जो थाना था वहाँ पे झंडा लहराने का प्रयास किया गया था, जिसके खिलाफ पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया था, जिसमें लगभग 34 लोग मारे गए थे। उसी को लेकर शहीद दिवस मनाया जाता है। शहीद स्मारक वहाँ पे बनाया गया है तारापुर में, बिहार में, जहाँ पे 15 फरवरी को तारापुर शहीद स्मारक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डॉर्कथॉन 2022 का आयोजन किया है? तो ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किया है, एनसीबी ने किया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने डॉर्कथॉन 2022 का वो किया है, प्रारंभ किया है। अगर हम डॉर्कथॉन की बात करें तो यहाँ पे डॉर्कथॉन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डॉर्कथॉन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें पहले 3 चीज़ें समझनी होंगी। एक तो क्या होता है सरफेस वेव, क्या होता है ये आप देख सकते हैं, सरफेस वेव क्या होता है, डीप वेव क्या होता है और डार्क वेव क्या होता है।
तो अगर हम सरफेस वेब की बात करते हैं तो जो हम जितनी चीज़ें यूज़ करते हैं जैसे याहू हो गया, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो चीज़ें विजिबल हैं यानी कि जो चीज़ों को कोई भी यूज़ कर सकता है उसे सरफेस वेब कहते हैं। ठीक है। इनकी जो मात्रा है वो 4% अगर हम 100% में से बात करें। बाकी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि डीप वेब क्या होता है, तो जो गवर्नमेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, साइंटिफिक रिकॉर्ड्स, एकेडमिक इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल रिकॉर्ड, मेडिकल रिकॉर्ड्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स, ये सारी जो भी चीज़ें होती हैं वो सब डीप वेब के अंदर आती हैं। ये लगभग इनकी बात करें तो ये लगभग जो है 90% के क्रॉस होता है। ठीक है, 90% के क्रॉस जो है हमारा डीप वेब होता है। वहीं हम डार्क वेब की बात करें तो ऐसी चीज़ें जो इल्लीगल हैं समझ लीजिए, यानी कि इनक्रिप्टेड हैं, यानी कि आप इनको नॉर्मली डिकोड नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर हम एग्ज़ाम्पल दें तो हमारा जो व्हाट्सअप होता है उसमें जो मैसेज अगर हम एक दूसरे को भेजते हैं तो मैसेजेस इनक्रिप्टेड होते हैं, यानी कि वो छिपे हुए होते हैं, उसे कोई और डिकोड नहीं कर सकता है। इसका जो मेन इसकी जो फ़िलहाल इसकी जो संख्या है वो 6% लगभग मानी जाती है। अगर हम डार्क वेब की बात करें तो इसका मेन यूज़ ड्रग ट्रैफिकिंग में किया जाता है और जो इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें किया जाता है। तो जो डार्क वेब को ही प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब डार्क वेब को ही सही ढंग से यूज़ करने के लिए, क्योंकि वो उसका प्रयोग गलत चीज़ों में किया जाता है, इलीगल चीज़ों में किया जाता है, तो उसी को सही चीज़ों में प्रयोग करने के लिए, उसी को पकड़ने के लिए आप समझ सकते हैं डॉकथॉन का आयोजन किया जाता है, जिसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि जितने भी ड्रग ट्रैफिकिंग को लेकर मामले आते हैं या फिर इलीगल जो इस तरह के मामले आते हैं वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा ही हैंडल किए जाते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा बात करें कि कहाँ से हमारे देश में ज़्यादातर ड्रग ट्रैफिकिंग के मामले सामने आते हैं, तस्करी के मामले सामने आ जाते हैं, चाहे वो ह्यूमन मानव तस्करी की बात हो या फिर ड्रग ट्रैफिकिंग की बात हो, नशीले पदार्थों की ट्रैफिकिंग की बात हो, तो यहाँ पे जो गोल्डन क्रिसेंट जिस एरिया को माना जाता है, यानी कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान के एरिया को, ये जो है गोल्डन क्रिसेंट के नाम से जाना जाता है। और गोल्डन ट्रायंगल की हम बात करें तो यहाँ पे बर्मा यानी म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम, ये जो दो देश हैं यहाँ से ज़्यादातर ड्रग ट्रैफिकिंग या ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले सामने आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैंने पहले ही बताया कि सरफेस वेब क्या होता है, जैसे विकिपीडिया, गूगल, बिंग, ये सब। डीप वेब क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट रिसोर्सेज, एकेडमिक इंफॉर्मेशन, मेडिकल रिकॉर्ड्स, लीगल डॉक्यूमेंट, साइंटिफिक रिकॉर्ड्स, सब्सक्रिप्शन इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें जो नॉर्मली एक्सेस की जा सकती हैं। बट डार्क वेब क्या होता है, जिसको लेकर डॉकथॉन का आयोजन किया गया है, जिसको नॉर्मली एक्सेस नहीं किया जा सकता है, 6% होती हैं, इनक्रिप्टेड होती हैं, इलीगल इंफॉर्मेशन, ड्रग ट्रैफिकिंग साइट्स, प्राइवेट कम्युनिकेशंस, इलीगल पोर्नोग्राफी, टीओआर, इनक्रिप्टेड साइट्स, ये सारी चीज़ें डार्क वेब के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, प्लीज़ इसको ध्यान दीजिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी तक में पूछे जाते हैं कि सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब क्या होते हैं। जैसे आपके ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि ऑप्शन सही है या गलत है, तो कौन कौन सा ऑप्शन सही है, तो वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। किस देश से स्टेम सेल प्रत्यारोपण प्राप्त करने के बाद एचआईवी से ठीक होने वाली पहली महिला और तीसरी व्यक्ति बन गई, तो ये यूएसए की बन गई है। ये पहले ही मैं बता दूं कि इसमें यूएसए की जो महिला बनी है इनका नाम सीक्रेट रखा गया है, इनके बारे में कोई डिटेल्स नहीं दी गई हैं। ये आप देख सकते हैं जिन्होंने जो पहली एचआईवी से ठीक होने वाली महिला बनी है स्टेम सेल प्रत्यारोपण से। ठीक है, स्टेम सेल की अगर हम बात करें तो स्टेम सेल अगर आपने पढ़ा होगा बायोटेक्नोलॉजी में, तो स्टेम सेल की जो प्राप्त की जाती है वो नवजात भ्रूण के ब्लड से प्राप्त की जाती है। जैसे ही जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी जब नाल काटी जाती है तो वहाँ से जो एक ब्लड प्राप्त किया जाता है उससे भी होता है। ठीक है, जो आप पढ़ते होंगे टोटिपोटेंट, प्लोरिपोटेंट, ये सब जो कोशिकाएं होती हैं, तो उससे जो स्टेम सेल से नए अंग भी बन सकते हैं, तो उसको लेकर जो प्रयास किए जा रहे हैं उससे एचआईवी ठीक किया गया है। तो ये एक काफ़ी बड़ा इनिशिएटिव है जिसको आगे आने वाले टाइम में काफ़ी बेहतर तरीके से उसका प्रयोग देखा जा सकता है।
हमारा अगला क्वेश्चन है डिफेंस एक्सपो 2022 आयोजित होने वाला है, तो ये कहाँ है, कब से है? तो मार्च 10 से 13 मार्च के बीच में ये डिफेंस एक्सपो 2022 आयोजित होने वाला है। ये कहाँ पे आयोजित होने वाला है? तो ये गांधीनगर, अगर हम बताएं तो ये गांधीनगर गुजरात में आयोजित होने वाला है। ठीक है, ये गांधीनगर गुजरात में आयोजित होने वाला है डिफेंस एक्सपो 2022 10 से 13 मार्च के बीच में। हमारा अगला क्वेश्चन है पशुबुला पांडुगा एक पशु उत्सव है जो प्रतिवर्ष कनुमा यानी संक्रांति उत्सव का तीसरा दिन के दौरान मनाया जाता है। यह कौन सा राज्य में मनाया जाता है? तो पशुबुला पांडुगा पशु उत्सव की हम बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अगर हम इस फेस्टिवल की बात करें तो पशुबुला पांडुगा इसका जो इनिशिएटिव है ये है पशु को सुधारने और उनकी रक्षा के लिए देवताओं को प्रसन्न किया जा सके, इसलिए ये जो फेस्टिवल मनाया जाता है किस लिए? पशुओं को सुधारने और उनकी रक्षा करने के लिए, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। इसमें जो है जैसे जो पशु होते हैं उनकी सींगों पर पैसे बांध दिए जाते हैं, जिनको जैसे पतली जो सकरी गांव में पगडंडियाँ होती हैं उन पर दौड़ाया जाता है और लोगों को उनकी सींग से वो पैसे निकालने होते हैं। तो ऐसा करके कुछ खेल खेला जाता है, आप समझ सकते हैं। तो ये एक आपको मतलब यहाँ पे ये याद करना है, ये आर्ट एंड कल्चर का मेन क्वेश्चन अगर इससे बनता है तो ये पशुबुला पांडुगा क्या है और ये कहाँ का है? तो ये एक फेस्टिवल है, पशु उत्सव है जो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ये हर वर्ष संक्रांति उत्सव के तीसरे दिन मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है महिलाओं को 500 मीटर स्पीड स्केटिंग में एरिन जैक्सन ने किस देश के लिए स्वर्ण पदक जीता है? तो ये यूएसए के लिए जीता है एरिन जैक्सन। ये आप याद रख लें नाम, एरिन जैक्सन ने किस देश के लिए स्वर्ण पदक जीता है? तो 500 मीटर स्पीड स्केटिंग में इन्होंने यूएसए के लिए पदक जीता है। हाल ही में किस संगठन ने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है? तो तंबाकू छोड़ो ऐप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है, यानी WHO ने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने DNT के आर्थिक अधिकारिता के लिए योजना शुरू की है? तो ये सामाजिक न्याय मंत्रालय ने की है। किस मंत्रालय ने DNT के लिए? अगर यहाँ पे हम DNT की बात करें तो DNT से यहाँ पे मतलब है डीनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइबल। डीनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइबल ग्रुप ये DNT है, इनकी आर्थिक अधिकारिता के लिए योजना शुरू की गई है जो ये सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस बैंक ने एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये येस बैंक ने शुरू किया है एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम। अगर हम एग्री इन्फिनिटी की बात करें तो इसका सीधा सा इनिशिएटिव है कृषि क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र में डिजिटल वित्त पोषण समाधान के लिए एग्री इन्फिनिटी शुरू किया गया है। किस लिए? कृषि क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र में डिजिटल वित्त पोषण समाधान के लिए एग्री इन्फिनिटी शुरू किया गया है, जो येस बैंक द्वारा शुरू किया गया है। LAHDC ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की है? तो ये कुनस्योम योजना की शुरुआत की है LAHDC द्वारा। अगर हम LAHDC की बात करें तो इसका मतलब है लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह। ये लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है जो लेह में स्थित है। LAHDC ने विकलांग व्यक्तियों के लिए एक योजना शुरू की है जिसका नाम है कुनस्योम योजना। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो प्लीज़ याद रखिएगा। कुनस्योम योजना की अगर हम बात करें तो ये है 90% सब्सिडी पर सहायक उपकरण व तकनीकी मुहैया कराएगा। इस योजना के तहत 90% सब्सिडी पर जो PWD यानी कि विकलांग व्यक्ति हैं उनको जो है 90% सब्सिडी पर सहायक उपकरण व तकनीकी मुहैया कराई जाएगी।
चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किसी बिहार खादी ग्रामोद्योग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो बिहार खादी ग्रामोद्योग का ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी को बनाया गया है। ये सभी जानते हैं मनोज तिवारी एक बिहारी सिंगर हैं, बिहार के सिंगर हैं। और बाकी ये दिल्ली के सांसद भी हैं दिल्ली से। तो बिहार खादी ग्रामोद्योग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है मनोज तिवारी जी को। हाल ही में नीति आयोग किसके सहयोग से पहली बार सभी के लिए ओपन टू ऑल फिनटेक ओपन हैकथॉन की मेज़बानी करेगा। तो ये फ़ोनपे करेगा। नीति आयोग फ़ोनपे के सहयोग से पहली बार सभी के लिए ओपन टू ऑल फिनटेक ओपन हैकथॉन की मेज़बानी करेगा। ठीक है, तो फ़ोनपे और नीति आयोग एक साथ मिलकर ये करेंगे। ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट, अगर आपको सेशन प्लीज़ पसंद आया तो हमारे सेशन को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। क्लास का PDF आपको क्लास के बाद हमारे टेलीग्राम लिंक पे, सिराज स्टडी पॉइंट की टेलीग्राम लिंक पे आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप ले सकते हैं। और बाकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप टेलीग्राम चैनल हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। आज का हमारा सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, और आगे आने वाले सेशन का इंतज़ार करें। थैंक यू, बाय।